एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस प्रीलिम्स अफेयर्स के जो हमारी सीरीज चल रही है उसके लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो आए हैं कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर सीबीआई। अब ये कंसेंट ऑफ स्टेट क्या होता है और सीबीआई क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंसेंट ऑफ स्टेट होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसको देखें तो हमने ये टॉपिक उठाया क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन है कि रिसेंटली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस आया जो सीबीआई के थ्रू गया है, जहां पे अलग अलग स्टेट ने सीबीआई को जो कंसेंट दिया हुआ था वो ले लिया है। अब ये कंसेंट क्या है क्या नहीं है, बेसिकली अगर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कंसेंट कुछ नहीं है, एक तरह की परमिशन है। एक तरह की परमिशन है जो हमने सीबीआई को दी हुई है कि जो हम स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब ये कंसेंट अलग अलग स्टेट से दो तरीके से दिया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम इसके सीबीआई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीबीआई होता क्या है। तो सीबीआई के बारे में जानते हैं, और सीबीआई को अगर आप देखें तो सीबीआई है क्या चीज, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये क्या है, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम कह सकते हैं हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पूरे देश के लिए एक तरह से एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम करती है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा आई कहां से है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसके यहीं से बनते हैं। तो क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो हमने सिर्फ हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इनको लेने का, तो हम सिर्फ उस पॉइंट को ले रहे हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और लगातार बनते रहे हैं। अभी हम देखें यहाँ पे तो सीबीआई कहां से बनी थी, तो अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो सांतानाम कमेटी आपने सुनी होगी। सांतानाम कमेटी, ये कमेटी बनी थी 1962 में। 1962 में एस्टेब्लिश हुई, किस चीज के लिए हुई, ये हुई थी बेसिकली करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस कमेटी को बैठाया था। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए उन्होंने सांतानाम कमेटी को बनाया, और इसकी एडवाइस पे दो बॉडीज आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी, एक तो इसकी एडवाइस पे हमने सीबीआई बनती हुई देखी, और दूसरी हम देखेंगे सीवीसी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये दो बॉडीज यहाँ पे बनी है। यहाँ पे सीबीआई को अगर हम देखें तो 1963 में जो सेटअप हो गई है, वहीं सीवीसी को अगर हम देखें तो 1964 में हमें सेटअप होती हुई दिखाई देगी। ये हुई थी 1963 में। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन जो बहुत बार देखा गया है कि इनिशियली जब सीबीआई बनी थी तो किस मिनिस्ट्री के अंडर बनी थी। और ये क्वेश्चन सिर्फ इससे नहीं, बहुत सारी चीजों से देखा जाता है। बहुत सारी अथॉरिटीज अगर हम देखें उनका पूछा जाता है कि इनिशियली ये अथॉरिटी जब सेटअप हुई तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर सेटअप हुई थी। ऐसे ही सीबीआई का भी पूछा जाता है कि सीबीआई जब इनिशियली सेटअप हुई तो किस मिनिस्ट्री के अंडर सेटअप हुई थी। ये हमें पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में थी। और लेकिन आज की अगर हम इसकी सिचुएशन देखें, आज ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो आज हमें दिखाई देगी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर है। और अगर डायरेक्टली अगर हम देखें तो डीओपीटी के अंडर काम करती है, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये है किसके अंडर, मिनिस्ट्री, इसी मिनिस्ट्री के अंडर है, और इसी मिनिस्ट्री के अंदर डीओपीटी काम करता है। उसी के साथ हम देखें तो सीबीआई काम करती है। इसका जो एग्जैक्ट टैगलाइन अगर हम देखें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि सीबीआई किस तरह के ऑफिस में काम करती है, तो इसको हम अटैच्ड ऑफिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अटैच्ड ऑफिस। अब ये अटैच्ड ऑफिस क्या होता है, ये अटैच्ड ऑफिस है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर। अब ये क्या चीज है, इसको हम समझते हैं कि अटैच्ड ऑफिस हम किसे कहते हैं। अटैच्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाए, और उसको कोई एक सिंगल काम दे दिया जाए कि आपको ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो ऐसे ही इसको भी इन्वेस्टिगेशन का काम देके हमने एक मिनिस्ट्री के अंदर डाल दिया है, तो ये उसका अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है, इतनी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब आपको स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह की बॉडी है। तो हम कुछ चीजें हम जान लेते हैं इसको आगे बढ़ने से पहले। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसमें कि क्या होती हैं, अलग अलग तरह की बॉडीज कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
इसके आगे हम देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज, और उसके आगे हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो ये चार तरह की बॉडीज हम देखने की कोशिश करते हैं, ये हैं क्या क्या बेसिकली। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। तो वो सारी बॉडीज जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिख दी गई है, चाहे उसके बारे में एक वर्ड लिखा हो चाहे दो वर्ड लिखे हो, अगर संविधान में वो चीज लिखी हुई है तो वो हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो चीज संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब दिक्कत आती है स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जो कहीं ना कहीं हमें स्टैट्यूट बुक में दिखाई दे जाती है, और ये स्टैट्यूट बुक में मेंशन होने के लिए एक कहीं ना कहीं किसी एक्ट के थ्रू इस बॉडी को बनाना पड़ता है, और ये एक्ट जो है पार्लियामेंट अप्रूव करती है। तो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई अगर कोई बॉडी है, पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई कोई बॉडी है, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अब ये एक्ट क्या चीज है? अब आप बोलेंगे कि एक्ट होता क्या है। बेसिकली दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक बिल और एक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है। कोई भी लॉ बनने से पहले उसको अप्रूव कराना पड़ता है। जब वो अपनी अप्रूवल की स्टेज में होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक हम उसे कहेंगे बिल, और जब वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम उसी चीज को बोलते हैं एक्ट। ऐसे ही स्टैट्यूटरी बॉडी, एक बार पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव कर दिया तो वो किसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाएगी, और एक्ट के अंतर्गत कोई भी बॉडी आपको दिखाई दे उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जहां पे भी अगर ये दिखाई दे कि ये बॉडी इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है तो आप उसको देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब हमारी चौथा टाइप बचा है जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या चीज है? एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है जो ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है। अगर हम इसको देखें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है। अब स्टैट्यूटरी पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव कौन सी बच गई? तो एग्जीक्यूटिव वो सारी बॉडीज हैं जो कोई एग्जीक्यूटिव बनाता है, वो सारी बॉडी जो किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई हो। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो ऑलरेडी अगर आपने देखा हमारे प्रीवियस लेक्चर, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई बॉडी, किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई बॉडी को हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्लियर है? ये चारों चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब भी आप पॉलिटी का कोई भी टॉपिक उठाते हैं कि ये चारों बॉडीज होती क्या है। तो यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है इसका मतलब ये एक्ट के द्वारा बनाई गई नहीं है। तो कैसे बनाई गई थी? तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक रिजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया गया। वहीं पे जब हम दूसरी बॉडीज के साथ साथ देख रहे हैं, यहां पे हमने सीवीसी देखा। जब हमने बोला सांथानाम कमेटी से दो बॉडीज आई हैं, एक सीबीआई और एक सीवीसी। सीबीआई तो हमने बोल दिया स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन सीवीसी को अगर हम देखें तो सीवीसी जब शुरू में बनी थी, कब बनी थी? सीवीसी हमारी शुरू में बनी 1964 में, लेकिन इसी को बाद में हमने एक लीगल दर्जा दे दिया, एक लीगली एक्ट बना दिया इसके लिए, और वो एक्ट बना हमारा 2003 में, और उस एक्ट को हम बोलते हैं सीवीसी एक्ट 2003। और जब ये एक्ट से कोई बॉडी बनती है तो 2003 के बाद से हम इसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। सीवीसी को हम क्या बोलेंगे? 2003 के बाद से स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। अब उसके बाद अगर हम देखें इसका काम क्या होता है, बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है तो पावर कहां से मिलती है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सीबीआई को पावर कहां से मिलती है। मिनिस्ट्री ने तो बना दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको बना दिया, लेकिन इसको पावर मिल कहां से रही है? उसके लिए तो कोई एक्ट होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, जो कि 1946 में आया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा गया है, बहुत सारे पीएससीज ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि बेसिकली
हमारा जो सीबीआई है, सीबीआई को पावर कहां से मिलती है? तो सीबीआई को पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीएसपीई एक्ट भी लिख देते हैं। तो डीएसपीई एक्ट 1946 से सीबीआई को पावर मिलती है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सीबीआई के जो मेन काम क्या है उसका अगर हम जिक्र करें तो हमें पता लगेगा कि इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग बॉडीज यूज करती हैं। जैसे मिनिस्ट्रीज भी इसे यूज करती हैं, वहीं पे जब मैंने बोला कि सीवीसी एक्ट बना है तो सीवीसी भी इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करती है। इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि जो सीबीआई है, सीबीआई एक तरीके से अगर हम देखें, एक साइड से अगर हम देखें तो सीवीसी का कंट्रोल में काम कर रही है, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही है। अब ये कौन सा कहां से कैसे कंट्रोल हो रहा है, अगर दोनों में अगर कहीं ना कहीं क्लैश हो गया तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इनको पूरा डिफाइंड किया गया है कि जहां पे भी करप्शन के केसेस हैं, अगर करप्शन के केस को इन्वेस्टिगेट सीबीआई करेगी तो उस केस में इसका जो सुपरविजन होगा वो सीवीसी की तरफ से होगा, और बाकी सभी केसेस में इसका जो सुपरविजन होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। इतना इसके बारे में अंतर हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली सीबीआई को अगर हम देखें सुपरवाइज एक साइड जो सीवीसी करती है कौन से केसेस में? करप्शन के केसेस में, और दूसरी साइड कौन कर रहा है? दूसरी साइड इसको गवर्नमेंट भी इसको सुपरवाइज करती है। इतना इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे हम देखें तो इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, और उसके साथ साथ लोकपाल को भी। तो ये लोकपाल भी बेसिकली अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं करप्शन से रिलेटेड ही इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके बारे में अभी हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा लेक्चर उसमें लंबा होने के चांसेस हो जाते हैं, तो लोकपाल को हम किसी और उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस चीज के बारे में समझा, और उसके बाद अगर हम देखें इसको एक और नाम दिया जाता है। सीबीआई को अगर हम देखें तो सीबीआई को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपोल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरपोल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है इंटरपोल ऑफ इंडिया? बेसिकली देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम देखें क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो आपस में एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं, ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को मदद मिल सके एडवांसमेंट में और बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। तो इसके लिए एक इंटर गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। यहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक बना है, और उसमें इंडिया की तरफ से उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सीबीआई रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए सीबीआई को बोला जाता है इंटरपोल ऑफ इंडिया। अगर आपने सुना हो तो इंटरपोल के नोटिसेस के बारे में बड़ा न्यूज में रहता है हमेशा। तो कितने तरह के नोटिसेस इंटरपोल देता है? तो टोटल 8 तरह के नोटिसेस इंटरपोल के द्वारा हमें मिलते हैं। इतना हमें इस सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। अब जो सीबीआई में सबसे ज्यादा अगर हम देखें चर्चा में एक चीज रहती है, इसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ये बड़ा चर्चा में रहता है। कैसे होता है इसको जानते हैं। अगर हम पहले देखें तो पहले इसको बहुत ही लो लेवल पे जैसे सीबीसी के अगर हम देखें चीफ कर देते थे, लेकिन इसको धीरे धीरे बहुत हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा इसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने लगा। ठीक है, और वो कैसे होने लगा तो उसके पीछे की कहानी भी देखें तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस दिखाई देते हैं, और जब सीबीआई से रिलेटेड केस देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है विनीत नारायण केस का। विनीत नारायण केस जो 1997 में हुआ था, इसके अगर हम देखें सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी डायरेक्शंस दी, और बहुत सारे अगर हम देखें बहुत सारे डिसीजंस दिए, जिनमें से एक था कि अगर सीबीआई का डायरेक्टर अगर किसी को अपॉइंट किया जाए तो मिनिमम 2 साल के लिए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे 2 साल से पहले हटा दें, लेकिन फिर भी अगर हम आज के टाइम भी देखते हैं तो हमेशा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कहीं ना कहीं कम, जिसका टेन्योर कम बचा हुआ, किसी के 7 महीने बचे हैं, किसी के 2 महीने बचे हैं, किसी के 3 महीने बचे हैं, उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, और जैसे उसके 2 महीने पूरे हुए उसको हटा दिया जाता है। तो एक स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के चेंज होने से केसेस जो सीबीआई के पास हैं उनमें इन्फ्लुएंसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो इसीलिए वहीं पे इसी केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही थी। क्या कही थी? कि कोई भी डायरेक्टर जो हम अपॉइंट करेंगे मिनिमम उसका 6 महीने का टेन्योर बचा होना चाहिए, मिनिमम उसका 6 महीने का टेन्योर बचा होना चाहिए। लेकिन इसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और इस बार अगर हम देखें 2021 में, अगर हम देखें तो 2021 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसके अगर हम अपॉइंटमेंट में देखें, अपॉइंटमेंट कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी रहते हैं, जिसको अपॉइंट सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली इस बार इसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और बोले कि मैं ऐसे किसी मेंबर के लिए हाँ नहीं बोलूंगा जिसमें कि उसका टेन्योर 6 महीने से कम बचा हो। तो ये पहली बार हमें दिखाई दिया कि ऐसा मेंबर चुना गया है जहां पे सीबीआई ने डायरेक्टली इस चीज को इंपोज करने की कोशिश की है कि मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर इसमें होना चाहिए। तो क्या इसमें हम कंडीशन देखें तो क्या आई कि मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर होना चाहिए, उसी को हम सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंट करेगा कौन? क्वेश्चन अभी भी वही बना हुआ है कि अपॉइंटमेंट करेगा कौन। तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए बनी अपॉइंटमेंट कमेटी। क्या बनी? अपॉइंटमेंट कमेटी बनी। और इस अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? तो 3 मेंबर हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें दिखाएगा प्राइम मिनिस्टर, जो कि उसके चेयरपर्सन होंगे। अब इस बारे में एक चीज ध्यान देने योग्य है, क्या है कि किसी भी कमेटी में अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं तो वो उसके चेयरपर्सन हमेशा रहेंगे। अगर कोई भी कमेटी है, अगर उसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या होगा? हमेशा वो ही चेयरपर्सन होंगे। तो यहाँ पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में मेंबर बने हैं तो क्या होंगे? वो चेयरपर्सन रहेंगे। उसके बाद सेकंड मेंबर कौन होंगे? तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड मेंबर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। और थर्ड मेंबर कौन होंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। अब इसमें एक छोटा सा पेंच अड़ जाता है जब हम इसकी बात करते हैं, इन 3 मेंबर्स की बात करते हैं, कि यहाँ पे जब हमने सेकंड उसमें बात की कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, इसका एक मेंबर होना चाहिए। 2014 के बाद अगर हम देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट किसी को मिला ही नहीं। तो क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने हमारे DSPE एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया और 2014 के अमेंडमेंट एक्ट में हमने इस वर्ड को चेंज कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को। और लीडर ऑफ अपोजिशन के वर्ड को चेंज करके हमने क्या किया? उसमें हमने किया कि कोई भी ऐसा मेंबर जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होगा, वो इसका मेंबर होगा। क्लियर है? तो ये चीजें हमें इसके बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसी सीबीआई को 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था एक, जिसको हम कोल एलोकेशन केस बोलते हैं, उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरेट बोला था। क्या बोला था? केस्ड पैरेट बोला है। अब इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है? क्योंकि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछ लिया है कि केस्ड पैरेट कौन सी संस्था को बोला गया है। तो ये एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि केस्ड पैरेट कौन सी संस्था को बोला है। तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि 2013 के केस में कोल एलोकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरेट बोला था। इतनी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमने शुरुआत में रेज किया था कि कंसेंट से हम जब बात कर रहे हैं तो कंसेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो इन कंसेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसेंट अगर हम देखें तो 2 टाइप के हमें दिखाई देंगे पर्टिकुलरली, एक जिसे हम बोलेंगे जनरल कंसेंट और एक बोलेंगे स्पेसिफिक कंसेंट। जैसे इनके नाम से ही हमें समझ में आता है, जनरल कंसेंट मतलब हाँ बोल दिया तो हाँ है। स्पेसिफिक यानी कि हर बार किसी स्पेसिफिक केस के लिए कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये होता क्या है बेसिकली? तो कंसेंट क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने सीबीआई की बात की तो सीबीआई हमारा बना हुआ है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। इसको कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तो हम कह नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम एरिया ऑफ ऑपरेशन देखें तो पूरा नेशन हमें नहीं दिखाई देता कहीं भी।
हम नहीं कह सकते कि पूरे नेशन में ये फ्री होके कहीं भी जा सकती है। क्यों? किसी एक्ट के द्वारा इसे पावर नहीं मिली है। जैसे इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें, NIA को देखें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखें, तो इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, NIA एक्ट 2008 के द्वारा। इसको कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इस एक्ट के द्वारा पावर है कि पूरे इंडिया में कहीं भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो इसे कहीं परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो इसे किसी एक्ट के द्वारा ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है जहां पे इसको पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन करने की आजादी हो। तो इसीलिए इसको क्या जरूरत पड़ेगी, यहां पे इसको परमिशन की जरूरत पड़ेगी हर एक स्टेट से, जब भी उस स्टेट में जाके वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहे। अब CVC ने तो इसको ऑर्डर दे दिया कि जाओ और करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट करके आओ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट करेगी कैसे? इसको परमिशन चाहिए होती है उस स्टेट में जाने के लिए। क्लियर है? और यही परमिशन को हम कंसेंट बोलते हैं। और यही कंसेंट अगर हम देखें तो दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, एक जनरल कंसेंट और एक स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट क्या है? कल सभी स्टेट ने क्या बोला कि हाँ CBI तो काम तो अल्टीमेटली हमारे लिए कर रही है, तो अभी सभी स्टेट ने मिलकर क्या कर दिया, एक कॉमन कंसेंट दे दी कि आप कभी भी हमारे यहाँ स्टेट में आओ और इन्वेस्टिगेट करो, हमारी तरफ से आजादी है। वहां पे CBI पे कोई रोक टोक नहीं होगी। तो एक ये अलग से बार बार अलग से परमिशन लेने की इसमें जरूरत हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब आप सेकंड केस देखते हैं जहां स्पेसिफिक कंसेंट। यहां पे जिस स्टेट में जनरल कंसेंट नहीं है, जिस स्टेट में जनरल कंसेंट नहीं है, उस स्टेट में क्या होगा कि आपको हर बार नए केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, तो आपको स्टेट की परमिशन चाहिए होगी कि हम आपके स्टेट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। यही है स्पेसिफिक कंसेंट और जनरल कंसेंट में अंतर। और इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी फिलहाल अगर हम न्यूज में देख रहे हैं तो टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जनरल कंसेंट जो दिया हुआ था वो वापस ले लिया। तो उन 8 स्टेट में CBI को जाने के लिए अब क्या चाहिए होगा? स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होगा। फर्स्ट स्टेट जिसने छीना था जनरल कंसेंट वो कौन सा था? मिजोरम। कब? 2015 में। 2015 में मिजोरम ने अपना जनरल कंसेंट वापस ले लिया था। उसके बाद से अगर हम इसकी स्टेट की बात करें तो यहां जब भी CBI को जाना होगा तो एक परमिशन की जरूरत होगी। इतनी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी, इनमें क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट तब काम करता है जब गवर्नमेंट ने इसको आदेश दिए हो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वहीं पे कोर्ट ऑर्डर भी CBI के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का आदेश हो सकता है। तो यहां पे अगर मैं कहूं किसी कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, किसी कोर्ट ने, जुडिशियरी ने जब किसी ऑर्डर से CBI को बोला है कि ये केस हम आपको देते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो ऑर्डर जुडिशियरी के द्वारा आता है। और जब जुडिशियरी ऐसा कोई भी ऑर्डर देती है वहां पे CBI को किसी भी तरह के किसी भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब ये फ्री होके उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब सरकार ऑर्डर दे तब आपको कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार CBI का गलत यूज भी कर सकती है, जहां पे हमने उसको केस्ड पैरेट का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। लेकिन जुडिशियरी किसी स्पेसिफिक केस से रिलेटेड जब बोलती है तब वहां पे CBI को भेज सकती है, और उस टाइम पे स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए। इतनी चीजें आपको इसमें समझनी पड़ेगी। अब जब हम जुडिशियरी पे पहुंच रहे हैं, कोर्ट्स पे पहुंच रहे हैं, तो अगला टॉपिक हमारा जुडिशियरी से बनता है। तो अगला टॉपिक जब हमारा जुडिशियरी से बनेगा तो रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, अगर हम देखें, एक नई बॉडी क्रिएट करने का कुछ प्रपोजल दिया है। क्या है वो बॉडी? तो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या करेगी ये बॉडी? बेसिकली अगर हम देखें, हमारे जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड तो बहुत इशू हो रहा है, लेकिन उसका फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। फंड तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसको इशू होता है, लेकिन उसमें से 100 करोड़ भी ये लोग यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वहां पे इस चीज को देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल दिया है किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि हम बनाएंगे नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से
तो नालसा की तरह काम करेगी और एक तरीके से नालसा की तरह काम नहीं करेगी। किस तरीके से नहीं करेगी उसके लिए अगर हम देखें तो हमारी जो नालसा को अगर हम देखें, नालसा क्या है बेसिकली, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर। काम किस में कर रही है, जुडिशरी में मिलकर करना पड़ता है, लेकिन काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इन्होंने, सीजीआई ने क्या बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि ये स्पेसिफिकली जुडिशरी के अंडर ही रहेगी ये बॉडी। तो इस तरीके से तो नालसा और ये दोनों अलग है, लेकिन एक जैसे कैसे हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें नालसा का स्ट्रक्चर हम देखें तो पूरी कंट्री के लिए एक है। ऊपर सेंटर में नालसा हो गया, स्टेट में सालसा हो गया, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऐसे ही इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तो हमने बना दिया नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और स्टेट में हम बना देंगे स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेम है, लेकिन जब अब अगर देखें किस बॉडी के अंडर काम करेंगे तो उस हिसाब से दोनों अलग है। अब जब मैंने जिक्र इसका कर ही दिया है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 साल पहले यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर कौन कौन फ्री लीगल एड पा सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या चीज। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर हम देखें, ये बनी है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत। अब ये कहां से आया, तो हमें पता लगेगा कि इससे थोड़ी से टाइम पहले, जिसको हम बोलेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें हमने हमारा डीपीएसपी को चेंज किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को चेंज किया था। और उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमने एक आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 39A। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली है क्या चीज। इस आर्टिकल 39A के अंतर्गत हमने एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाने की बात कही, जहां पे गरीबों को, पुअर पीपल को फ्री लीगल सर्विसेज देने की बात कही। तो ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जब हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे नालसा की अगर हम बात करें तो नालसा में अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं, और उसी के बाद इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो कौन होगा, तो अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पे तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। वहीं पे अगर हम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करें, सालसा की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट तो है ही, जो उसका पैट्रन इन चीफ होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होगा, यहाँ पे सेकंड सीनियर मोस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई रिटायर्ड जज या सर्विंग जज जो भी नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, वो इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो सकता है स्टेट के केस में। क्लियर है, इतनी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं इसका अगर हम लीगल बैकअप देखें तो हमें पता लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 39A के अंतर्गत, जो कहां से आया है, हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस एक्ट के अंतर्गत हमारा आर्टिकल 39A आता है, जिसके अंतर्गत हमें फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन को देने की बात की जाती है, कि जो हमारे सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन है, गरीब वर्ग है, या फिर वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उसको फ्री लीगल एड देने की बात की जाती है। अब ये डीपीएसपी है, अगर आपको ध्यान हो तो ये आर्टिकल 39A की बात अगर हम करते हैं तो आर्टिकल 39A डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कुछ एक मेन बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल कहां से होंगे, तो आर्टिकल अगर हम इसके देखें तो 36 से लेके 51, यानी 36 से लेके 51 सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले, जो पूछा जाता है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार और मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये वेलफेयर स्टेट लिखा कहां गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट हमने डीपीएसपी के अंतर्गत लिखा गया है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। होते क्या है ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, किसको, स्टेट को, कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को उन्हें देखना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा।
ये हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। 2-3 और खास बातें जो इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर वो हमें ना मिले, फंडामेंटल राइट हमें ना मिले, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं जस्टिस मांगने के लिए। लेकिन डीपीएसपी हमें ना मिले, है तो हमारे लिए, लेकिन ना मिले तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इतना इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि डीपीएसपी हमारे नॉन जस्टिसिएबल हैं। वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत आते हैं। इतना इसके बारे में पता है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं डीपीएसपी के। और डीपीएस के बारे में कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा। अभी के लिए हम इसको डीपीएसपी को यहीं छोड़ते हैं और यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 39A जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत है। ये ऐड किया गया था अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और अमेंडमेंट कहाँ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट की पावर दी गई है आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना हमें पता होना चाहिए। तो ये पावर यूज करके हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ किए गए थे। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या हुआ था? हमने फ्री लीगल एड देने की बात की। अब फ्री लीगल एड क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं थी? तो हमें पता लगेगा कि फ्री लीगल एड की पहले भी बात की गई है आर्टिकल 22 में, जहां पे बोला गया है कि जहां पे भी कुछ एक वर्गों के लोगों को फ्री लीगल एड देने की बात की गई। लेकिन यहाँ के और इस फ्री लीगल एड में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। जब हम आर्टिकल 22 की बात करता हूं, यहाँ पे फ्री लीगल एड मिलती है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में फ्री लीगल एड मिलता है। लेकिन जब 39 की बात करता हूं तो 39 में कंप्लीट कवरेज दिया गया है। यहाँ पे क्रिमिनल तो है ही, सिविल केसेस में भी फ्री लीगल एड देने की बात की गई है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारी फ्री लीगल एड है किस किस को दी जा सकती है। जो नालसा, बेसिकली अगर हम देखें, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नालसा पढ़ा था, और नालसा ही बेसिकली अगर हम देखें यही प्रोवाइड कराने का काम करती है फ्री लीगल एड, जो कि बनी है आर्टिकल 39A से। इसका काम ही है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना। लेकिन किसको मिलेगी वो हमें पता होना चाहिए। किसको? पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, जहां पे वुमेन आ जाती हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, SC ST आ जाता है, और उसके बाद ट्रांसजेंडर भी इसी में आएंगे। और वो लोग जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 ये बेसिकली स्टेट को बोलते हैं कि आपको लॉ के सामने इक्वालिटी रखनी है, लॉ सबके लिए बराबर करना है। अब कैसे करना है? क्योंकि अमीर तो इजीली महंगा वकील अपने लिए कर सकते हैं, तो उनके लिए तो लॉ मिल गया। लेकिन गरीब लोग जो वकील नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो लॉ दूर की बात होगी, जस्टिस दूर की बात होगी। अब जस्टिस दूर की बात होगी, मिलना तो उन्हें भी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। और इक्वालिटी तभी आ पाएगी जब जस्टिस सभी के लिए अवेलेबल होगा। और जस्टिस सभी को अवेलेबल कराने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था जो उठाया गया 1976 में। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें आज समझ में आई होंगी, बहुत इजी लग रही होंगी। और इसी सीरीज में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज की आपको कंप्लीट पिक्चर दी जाए, ताकि आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप उसको हॉलिस्टिकली उसको पूरा समझ सकें, उसको याद कर सकें, और आपको इजीली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद करने में आसानी रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीजें और क्लियरली बहुत इजीली आ रही होंगी, और हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी हमारे पास रिस्पांस आए। आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, हम उस पे बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स में अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, बाय बाय।